हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने देखा कि आर्यन ने सानवी को डार्क विला बुलाया था, लेकिन सानवी पूरे 20 मिनट लेट हो चुकी थी। इसीलिए आर्यन उसे पनिशमेंट दे रहा था। अब आगे चैप्टर 95 डार्क विला। आर्यन सानवी को कस के अपनी बाहों में भरे उसके सूट में अपना हाथ डाल उसकी कमर को सहला रहा था। सानवी को भी उसके ऐसे सहलाने से आराम मिल रहा था। वो नींद में ही सही, लेकिन आर्यन की गर्माहट को महसूस कर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। बोलो वाइफी, नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? कहते हुए आर्यन ने धीरे से अपनी नाक उसके गाल पर सहलाई। सानवी उसकी और करीब हो गई। उसे इतनी गहरी नींद में सोता देख आर्यन एक गहरी सांस लेता है। सोने के मामले में कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दी ये लड़की, वो बड़बड़ाया। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ शरारत सूझी। उसने धीरे से उसके सर को थोड़ा ऊपर किया और थोड़ा नीचे झुक उसके होठों को चूम लिया। लेकिन सानवी को इस बात की भी कोई खबर नहीं हुई। वो अब भी घोड़े बेच के आराम से सो रही थी। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था कि किसी ने उसके होठों को छुआ, या यूं कहे कि आर्यन का एहसास उसे कुछ अपना सा लगा। अब ये तो सानवी ही जाने। आर्यन ने एक बार फिर उसके होठों को वापस चूम लिया। किटकैट, तुम जब शांत होती हो तो कितनी प्यारी लगती हो, बट मुझे तो तुम्हारा वो वाला रूप ही ज़्यादा पसंद है, गुस्से वाला। उफ, मैं तुम्हें भी बता भी नहीं सकता हाउ आई वॉन्ट यू बैडली बेबी। इतना कह उसने फिर से उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। इस बार उसने अपना होठ हटाया नहीं, बल्कि उससे जोड़े रखा और धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठों से दबाव बनाने लगा। वो कभी उसके ऊपरी होठ को, कभी उसके निचले होठ को सक करने लगा। सानवी को नींद में ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो धीरे धीरे कसमसाई, जिसे देखते ही आर्यन तुरंत उससे दूर हट गया। सानवी शांत हो गई और वापस सो गई। उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी, जैसे वो बहुत अच्छा सपना देख रही हो। आर्यन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसे कस के गले लगाया और उसके माथे को चूम कहा, मेरी तीखी मिर्ची। कहते हुए उसने भी अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसे भी आराम की सख्त जरूरत थी। सानवी के पास होते ही उसे जैसे सुकून सा मिल जाता था और वो उस सुकून के समंदर में डूब जाना चाहता था। उसका एक हाथ सानवी की कमर पर था, तो दूसरे हाथ पर सानवी अपना सर रख बिल्कुल उसके करीब चिपक कर सोई हुई थी। उसका सर लगभग आर्यन के सीने में घुस ही गया था। वहीं सानवी का हाथ आर्यन को कस के पकड़े हुए था। दोनों के चेहरे पर सुकून था। इसी तरह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। करीब रात के 1 बजे सानवी की नींद अचानक खुली। उसने अपने आसपास नजरें घुमाई, जहां आर्यन बिल्कुल उससे चिपक कर सो रहा था। उसका एक हाथ सानवी के पेट पर था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पकड़कर सोने की? वो गुस्से में बड़बड़ाई। फिर धीरे से उसके हाथ को उठाने लगी ताकि वो अपने पेट पर से हटा सके। लेकिन आर्यन का हाथ काफी भारी था। वो सानवी को इतनी टाइटली पकड़ कर रखा था कि वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल था। पर जैसे तैसे करके सानवी ने उसके भारी भरकम हाथ को अपने पेट पर से हटाया और धीरे से बेड पर से उठ गई। बाप रे, यह आदमी खाता क्या है? कितना भारी था इसका हाथ। उफ, अगर किसी के ऊपर गिरे तो उसकी तो चटनी ही बन जाए। इतना कह सानवी ने लंबी और एक गहरी सांस अपने अंदर भरी और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। सानवी को अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए आर्यन ने पूरे विला में एक हल्की डीम लाइट चालू रखी थी, स्पेशली अपनी वाइफ के लिए। वहीं सानवी धीरे से चलकर नीचे आती है। वो किचन में जाकर पेट पकड़कर खड़ी हो जाती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना है मस्त सा। कहते हुए सानवी बिना किचन की लाइट चालू किए फ्रिज खोल देखने लगती है। पर फ्रिज में कुछ भी खाने लायक नहीं था। ये देख सानवी उदास हो जाती है। पेट में चूहे बिल्लियों ने अपना युद्ध चालू भी कर दिया है अब तो। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा फ्रिज है, लेकिन खाने को एक भी चीज नहीं है। मैं क्या खाऊं अब ये? कच्ची सब्जियां? तभी उसकी नज़र आइसक्रीम के बॉक्स पर जाती है, जिसे देख उसके चेहरे पर एक तेज खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो झट से उसे फ्रिज से बाहर निकालती है और किचन के प्लेटफॉर्म पर रख उसकी अनबॉक्सिंग करने लगती है। वो अंधेरे में ही अंदाजे से किए जा रही थी, या यूं कहे कि उस कम रोशनी में उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। वो काफी खुशी खुशी बॉक्स खोले जा रही थी। उसके चेहरे की चमक छुपाई नहीं छुप रही थी। वाह, आज तो मजा आ गया। कहते हुए वो जैसे ही आइसक्रीम का एक बाइट अपने मुंह में डालने वाली थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। उसके पेट पर किसी के मजबूत हाथ महसूस होते हैं। उसकी गर्म सांसें सानवी अपने कंधे पर अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसका पूरा रोम रोम सिहर गया था। उसके हाथों में पकड़ी चम्मच तुरंत छूटकर नीचे गिर गई।
वाइफी, तुम आधी रात को यहाँ किचन में आइसक्रीम खाने आई हो? आर्यन ने अपनी हाथों की पकड़ उसके पेट पर कस दी। सानवी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, वो मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। सानवी ने उदासी भरी आवाज में कहा। तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम आइसक्रीम खाओ? उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा। इस दौरान वो अपने नाक को उसकी गर्दन और गाल पर सहलाए जा रहा था, जैसे उसकी खुशबू को अपनी सांसों में समा रहा हो। किसने परमिशन दी मतलब? मुझे कुछ खाने के लिए भी किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? सानवी ने थोड़ी तेज आवाज में हैरानी से कहा। जिसे सुन आर्य ने तुरंत उसे एक झटके में अपने सामने पलट दिया और उसके कमर से पकड़ उसे किचन के प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया। फिर उसके दोनों टांगों के बीच आकर खड़ा हो गया। यस वाइफी, लेनी पड़ेगी परमिशन। मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी परमिशन के बिना तो इस घर का एक परिंदा भी नहीं हिलता। कहते हुए उसने सानवी की कमर में हाथ डाल एकदम से उसे खुद से सटा लिया। उन दोनों की नाक आपस में टच हो गई। अब हवा जाने की भी जगह नहीं बची थी उन दोनों के बीच। इतने करीब होते ही सानवी की हालत खराब होने लगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो गहरी सांसें लेने लगी। आर्यन तुम अ, सानवी अभी कुछ कह ही रही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा फिर कुछ गर्म महसूस होता है। वो झट से देखती है जहां आर्यन उसकी गर्दन पर आइसक्रीम लगा अपने होठों से उसे लिक कर रहा था। सानवी ने कस के अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तभी आर्यन ने अपने दोनों हाथों को उसके पास ले जा उसके हाथों की मुट्ठी खोल दी और उसके हाथों में अपना हाथ फंसाते हुए बोला, भूख तो मुझे भी लगी है ना वाइफी। कहते हुए उसने फिर से उसकी गर्दन को लेकर बाइट किया। सानवी छटपटाने लगी। अभी कुछ देर पहले के जख्म अभी भरे भी नहीं थे, वो अब भी साफ दिख रहे थे। आर्यन प्लीज, ये बाइट करना बंद करो, मुझे दर्द होता है। सानवी ने झुंझलाते हुए कहा। उसके हाथ आर्यन की गिरफ्त में थे। वहीं आर्यन उसमें पूरी तरह से मदहोश हो उस पर अपनी मोहर लगा रहा था। चैप्टर 96। राठौर मैंशन में। इस वक्त पूरे राठौर मैंशन में शांति छाई हुई थी। वहां की सभी लाइटें बंद थी, सब सो चुके थे। लेकिन अभी भी कोई था जिसकी आंखों से नींद गायब थी। उसकी आंखें उस घने अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थी, किसी को तलाश कर रही थी। और वो थी क्यारा। क्यारा अभी अपने बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार अपनी करवटें बदल रही थी। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। उफ, ये आज नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? इतना कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड्स बाद उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और बिस्तर से उठ बैठी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर काफी परेशान है, जो उसकी रातों की नींद उड़ा ले गई है। ना जाने ऐसा क्या चल रहा था उसके दिमाग में। फिर वो वहीं अपने बिस्तर पर बैठी बैठी कुछ सोचने लगती है। क्या करूं? एक बार कॉल कर लूं क्या? सिर्फ एक बार ही कॉल करूंगी, सिर्फ आवाज सुनूंगी बस। वो मुझे पहचान तो नहीं लेगा ना? इतना कि वो कुछ सोचने लगती है। फिर अचानक खुद से, अरे कैसे पहचानेगा मुझे? मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं तो फिर। और वैसे भी उसके पास तो मेरा नंबर भी नहीं है, फिर पहचानने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। इतना कि क्यारा खुश हो जाती है। फिर अपने फ़ोन को हाथ में ले नंबर डायल करने का सोचती है, लेकिन फिर अचानक खुद ही अपना माथा पीट लेती है। उसके पास मेरा नंबर नहीं है तो मेरे पास कौन सा उसका नंबर है? इतना कि वो खुद की बेवकूफ़ी पर हंस देती है। इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ मैं? नंबर तो है ही नहीं मेरे पास उसका, तो कॉल कैसे करूँ? हंसते हुए वो अपने सर पर एक चपेट लगाती है और फिर वापस बिस्तर पर लेट जाती है। वो अपना मुंह तकिए में छुपाए, कोई बात नहीं, कल सामने से ले लूंगी नंबर। फिर अचानक हैरानी से, फिर उसे बोलूंगी क्या? क्या वो सोचेगी मेरे बारे में? कहते हुए कियारा मन ही मन परेशान होने लगी। वो खुद से ही सवाल करती और खुद का ही जवाब भी दे देती। आह, ये लड़का मान क्यों नहीं जाता मेरी बात? क्यों मुझे इतना तड़पाता है ये? कहते हुए कियारा अपने बगल से उसका बड़ा सा टेडी बियर अपने पास खींच लेती है और उसमें अपना मुंह छुपा लेती है। वो लगभग उस टेडी बियर को टाइटली हग किए सो रही थी, जैसे उसके बदले वो किसी को इमेजिन कर रही हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी दिलकश मुस्कान थी। वो इसी बेचैनी के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो अपने सपनों की दुनिया में गुम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूर कहीं एक बार में काफ़ी शोर था आज। शायद किसी अमीरजादे ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वहीं उस बार में फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहा था और लोग उस गाने की धुन पर नाच रहे थे। उन सभी की चाल देखकर ही लग रहा था कि सब कितने नशे में हैं। सब लोग पूरी तरह नशे में धुत होकर नाचे जा रहे थे। यहाँ तक कि वो लोग डांस फ्लोर पर भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये बार भी काफ़ी लग्जरियस था। यहाँ अक्सर ऐसी पार्टियाँ हुआ करती थी। वहीं उस बार के किसी एक रूम में किसी की सिसकियां गूंज रही थी।
पूरा रूम शराब और ड्रग की गंध से महक रहा था। पूरे रूम में यहाँ वहाँ फर्श पर सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही फेंके हुए थे और वो भी लगभग फट चुके थे। उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उन्हें किस तरह से बेरहमी से फाड़ा गया है। उसी रूम के बेड पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। उन दोनों के शरीर पर एक कपड़े का एक कतरा तक नहीं था, बस थी तो एक सफ़ेद चादर। दोनों पूरी तरह से मदहोश होकर एक दूसरे को अपने अंदर समा लेना चाहते थे। तभी वो लड़की आहें भरते हुए, बेबी कब तक मुझे इस तरह से तड़पाओगे? तुम बस भी करो ना, प्लीज़ आई नीड यू। कहते हुए वो लड़की मचल रही थी। उसकी आंखें बंद थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी बात सुन वो लड़का, जो उसके पूरे शरीर को अपने दांतों से जगह जगह से काट रहा था, उसने कहा, जानता हूँ तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी में तेरे जिस्म की गर्मी बहुत जल्द मैं शांत करूँगा। कहते हुए वो लड़का उसके होठों को अपने होठों में भर बुरी तरह से काटने लगा। वो लड़की छिटपटाने लगी, आह छोड़ो यार, ये क्या कर रहे हो तुम? कहते हुए वो उसे हटाने लगी, लेकिन उस लड़के ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर लगा दिया। उस लड़की के होठों से खून आने लगा। अब क्या हुआ बीवी? अब झेलो ना मुझे। इतना के वो लड़का उसके पूरे बदन को बेरहमी से काटने लगा। वो लड़की छटपटाने लगी। वो दर्द में ज़रूर थी, पर शायद उसको इस बात का एहसास ही नहीं था। शायद उसने ड्रग लिया हुआ था। तभी वो लड़का नीचे जा उसकी जांघ को सहलाने लगा। उस लड़की ने तुरंत उस लड़के के बाल पकड़ लिए और ज़ोर-ज़ोर से खींचने लगी। उसकी इस हरकत पर वो लड़का मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आह! प्लीज़ बेबी अब और मत तड़पाओ इतना। मैं अब तुम्हें अपने अंदर फ़ील करना चाहती हूँ। कहते हुए वो लड़की उस लड़के के सीने पर अपने हाथ फिराने लगी। वहीं वो लड़का शांत हो गया था और उसे एकटक देखने लगा। उसके हाथों को रुकते हुए देख वो लड़की बेचैन हो गई। वो तुरंत अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी। वो काफ़ी नशे में थी। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। इतना कि वो लड़की तुरंत उस लड़के को पलट खुद उसके ऊपर आ गई और उसके सीने को बेतहाशा चूमने लगी। वहीं वो लड़का उसकी कमर को पकड़ अपने से बिल्कुल सटाए उसे अपनी हवस भरी नज़रों से देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गंदी और भद्दी मुस्कान थी। वहीं वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी। वो भी पूरी तरह से अपनी हवस भरी निगाहों से उस लड़के की पूरी बॉडी को देखे जा रही थी। वो कभी उसके एब्स को टच करती तो कभी उसके सीने को। उसके ऐसे टच और किस करने से वो लड़का भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने तुरंत उसके बालों को पीछे से पकड़ा और एक झटके में उसे पलट दिया। अब लड़का ऊपर और लड़की नीचे थी। तभी वो लड़का बिना कुछ कहे तुरंत उसके अंदर एंटर करता है और इसी के साथ उस कमरे में उस लड़की की भयानक चीख गूंज उठ जाती है। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। चैप्टर 97। अब आगे उसी बार के कमरे में। आह बेबी कम ऑन फास्ट इट। कहते हुए वो लड़की उसके बालों को पकड़ कस के अपनी तरफ खींचती है, जिसका इशारा समझ वो लड़का अब और भी ज़्यादा अपनी कमर को फास्ट मूव करने लगता है। अब उस कमरे में उस लड़की की बस आहें सुनाई दे रही थी, जो उस पूरे माहौल को बहुत ही ज़्यादा हॉट बना रही थी। करीब 2 घंटे बाद वो लड़की थक जाती है और रुकने का कहती है, पर वो लड़का नहीं रुकता, बल्कि उसके बालों को कस के अपनी मुट्ठी में भर, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सिर्फ दूसरों का बिस्तर गर्म करने आते हो तुम लोग। इसके अलावा तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। तो वही काम करो जो करने आई हो, समझी? इतना कि वो लड़का नफ़रत से उसके बालों को झटक अपनी मुँह फास्ट कर देता है। वहीं वो लड़की सहन नहीं कर पाती और रोते-रोते ही बेहोश हो जाती है। वो लड़का फिर भी नहीं रुकता और अपना काम जारी रखता है। करीब 3 घंटे बाद वो रुकता है और बेड पर से उठ उस चादर को अपनी कमर पर लपेट अपनी सिगरेट लिए बालकनी की ओर चला जाता है। वो एकटक चाँद की ओर देखने लगता है। तभी उसे उस चाँद में किसी खूबसूरत सी लड़की का अक्स नज़र आता है। उसे देखते ही उसकी आँखों में एक चमक आ जाती है। वो सिगरेट निकाल उसका कस भरने लगता है। कुछ देर बाद ऐसे ही एकटक चाँद को देखते हुए, तुमने जो नशा है ना निधि बेबी, वो किसी और में कहाँ। धर्म की कैद से भागकर तुमने ठीक नहीं किया, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ खेलने में भी एक अपना अलग मज़ा है। बहुत जल्द मैं तुम्हें फिर से अपनी कैद में कैद कर लूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। फिर तुम हर रोज़ मेरे पास मेरे बिस्तर पर नीचे मेरे लिए आहें भरती रहोगी और मुझे खुश करोगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर निधि को अपनी बाहों में इमेजिन करने लगता है। उसकी नीयत निधि को लेकर काफ़ी ख़राब थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आता है और उस लड़की को बेहोश पड़ा देख घिन भरी नज़रों से
जब सहन करने की ताकत नहीं होती तो फिर आते ही क्यों मेरे बिस्तर पर? यूजलेस। इतना क्या है, वो अपने कपड़े पहनता है और अपनी जेब से फोन निकाल किसी को कॉल लगा देता है। कुछ पता चला कि नहीं उसका? तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन धर्म का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे कैसे वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है? तुम लोगों ने ठीक से चेक किया था? उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आती है। हाँ सर, हमने अच्छे से चेक किया था। वो अपने घर पर आ ही नहीं है 2 दिन से। हमने आसपास भी पूछा लेकिन कुछ खास पता नहीं चला, सिवाय इसके कि उसके कोई दोस्त है शिवानी नाम की, जो अक्सर यहाँ आया जाया करती थी। यहाँ के लोगों ने उसे देखा भी है कई बार। ये सुन धर्म थोड़ा गुस्से से, तो पता करो उसकी दोस्त कहाँ रहती है, जरूर वो वहीं गई होगी। ओके सर, कल तक मुझे उसका पता चाहिए। मुझे मेरी निधि मेरे पास चाहिए किसी भी कीमत पर, समझे तुम लोग? इतना कह वो फोन काट देता है और बिना उस लड़के की तरफ देखे वो कमरे से बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ डार्क विला। आर्यन सानी को किस करने में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे सानवी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो कभी उसके गर्दन को किस करता तो कभी बाइट करता। वहीं सानवी उसके ऐसे किस और बाइट करने से परेशान हो गई थी। उसने थोड़े गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, आर्यन तुम बाइट करना बंद करोगे? मुझे दर्द हो रहा है। इतना कि उसने अपने नाखून उसके हाथों पर गड़ा दिए, लेकिन आर्यन को इसका कोई असर नहीं पड़ा। सानवी की आंखों में आंसू आ गए थे अब। वहीं आर्यन उसके हाथों को छू उसके सूट के अंदर अपने हाथ डाल उसकी कमर को सहलाने लगता है। उसके मजबूत हाथ अपनी कमर पर महसूस होते ही सानवी थोड़ी ऊपर हो जाती है। उसके पेट में मानो हजारों तितलियां उड़ने लगती हैं। वो उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख उसे पीछे धकेलने लगती है। आर्यन, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे भूख लगी है। आर्यन, जो कि उसके बालों में अपना मुंह छुपाए उसकी खुशबू को अपने अंदर समा रहा था, उसने धीरे से अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहा, मुझे भी तो भूख लगी है ना किटकैट। मेरी भूख का क्या, पहले मैं खा लूं फिर तुम मुझे खा लेना। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें बंद थी। वहीं उसकी बात सुन सानवी हैरान हो गई। उसके गाल जलने लगे। मुझे खाने की भूख लगी है, मुझे नहीं खाना तुम्हें, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है, समझे? उसने नाक से घोटते हुए अजीब सा मुंह बनाया। उसकी बात सुन आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि सानवी ऐसा बोलते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। तुम सच में एक नंबर के डेविल हो एकदम। इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। ऊपर से जब मुझे कुछ मिला भी खाने को तो तुम उसे खाने नहीं दे रहे हो, इसे मुझ पर लगाकर वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मुझे कितने जोरों की भूख लगी है। कहते हुए सानवी की आंखों से एक कतरा आंसू गिर जाता है। उसके इस तरह रोने से आर्यन एक गहरी सांस लेता है और अपना मन मारकर उसके बालों से अपना चेहरा बाहर निकालता है। फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर अपने अंगूठे से उसकी आंखों से आंसू पोंछकर कहता है, किटकैट तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उसकी बात सुन सानवी अब जोर जोर से रोने लगती है और फिर रोते रोते बोलती है, पता नहीं, लेकिन मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने शाम को भी कुछ नहीं खाया था। सानवी रोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि आर्यन उसे ही एकटक देखने लगा। उसे इस तरह से खुद को देखता देख सानवी गुस्से से बोली, एक तो मैं रो रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे चुप कराने की बजाय मुझे ही देखे जा रहे हो। कितने बुरे हो तुम। कहते हुए सानवी और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वहीं आर्यन को उसकी बातें सुन हंसी आ जाती है। चैप्टर 98। अब आगे। आर्यन सानवी की इतनी प्यारी बातें सुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने धीरे से उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर कहा, अच्छा तो बोलो क्या खाना चाहती हो? उसकी बात सुन सानवी एकदम चुप हो गई और एक्साइटेड होते हुए बोली, मुझे ना कुछ स्पाइसी तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे कि वो अपने सामने बहुत सारे चटपटे खाने को इमेजिन कर रही हो। वहीं आर्यन की आंखें छोटी हो गई। तुम्हें ऐसी हालत में कुछ हेल्दी खाना चाहिए, ना कि ये स्पाइसी फूड। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सानवी की आंखें जो कुछ देर पहले चमक रही थी खाने का सोचकर ही, वो अचानक हैरानी से बड़ी हो गई। इसमें हार्मफुल क्या है? इतने अच्छे तो होते हैं, एकदम मस्त लजीज चटपटे, आहा। इतना कि वो चटकारे भरने लगी जैसे उनका स्वाद उसके मुंह में आ रहा हो। वो अपनी आंखों में चमक लिए बोली, तीखे तीखे गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी, नूडल्स, पास्ता, पाव भाजी, चटपटी मैगी, मंचूरियन, आहा। और भी न जाने क्या क्या होता है खाने में, और तुम कह रहे हो कि ये सब हार्मफुल होता है? सीरियसली? जहाँ सानवी इतने अच्छे अच्छे खाने की चीज़ों के नाम लिए जा रही थी, वो भी इतने रसीले और चटपटे अंदाज से कि कोई भी उसे इस तरह से बात करता देख लेना तो उसे भी भूख लग जाए। पर आर्यन, वो तो सानवी का अजीब नजरों से देखने लगा। तुम ये सब खाती हो?
उसने अपनी एक आईब्रो उचकाई। नहीं, और भी चीज़ें खाती हूँ, पर उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए फ़िलहाल इसे लॉक कर दो, ये सब खाती हूँ मैं, उसने खुश होते हुए कहा। ये मेरा साला मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी को ये सब खिलाता है, पूरा बिगाड़ दिया है उसने मेरी बीवी को, उसने अपने मन में कहा। तो बोलो क्या ऑर्डर कर रहे हो? सामी ने जल्दी से चहकते हुए कहा। ऑर्डर? हाँ, तुम खाना ही ऑर्डर करने वाले हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा खाना खाना नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे मेरी आइसक्रीम ही लौटा दो वापस, मैं वही खा के पेट भर लूंगी अपना। कहते हुए वो जल्दी से प्लेटफॉर्म से उतरने लगी, लेकिन आर्यन ने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया और उतरने से उसे रोक दिया। बैठो चुपचाप यहाँ, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। कहते हुए उसने किचन की लाइट ऑन की और अप्रॉन पहनने लगा। सानवी उसे हैरानी से देखी। तुम्हें कुकिंग आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। कब, कैसे और क्यों आती है? सानवी ने हैरानी से पूछा। आर्यन उसकी बात सुन उसके करीब गया और अपने सर को उसके सर पर हल्का से मारकर बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी को खाना बनाना नहीं आता होगा, इसलिए मैंने सीख लिया। इतना कि वो हल्की सी स्माइल के साथ पीछे हट गया। वहीं सानवी काफी हैरान थी, सिर्फ उसके लिए उसने कुकिंग सीखी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो शांत हो गई। उसे चुप होता देख आयरन एक नज़र उसे देखता है और फिर बोलता है, बोलो क्या खाओगी इस वक्त? सानवी का ध्यान उसकी आवाज़ से टूटता है और फिर वो अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मैगी। वहीं आयरन उसका जवाब सुन अपनी आंखें छोटी कर लेता है, जिसे देखते ही सानवी तुरंत प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है और भागकर उसके पास जा उसके हाथों को पकड़, प्लीज़ प्लीज़ वही बना दो, मुझे मैगी खानी है, वो भी चटपटी वाली। कहते वो रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन आर्यन चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं उसने। जिसे देख सानवी तुरंत, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी पक्का, पर प्लीज़ मुझे मैगी ही खानी है अभी, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है उसकी। तो आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में काफ़ी हॉट सीन्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही।